नमस्कार, आप देख रहे हो होमी टीवी भारत। देश को जल्द ही एक और बड़ी डिजिटल सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उड़ीसा से बीएसएनएल की 4G स्वदेशी सेवा की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इस ऐतिहासिक मौके पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस संबंध में बीएसएनएल उत्तर प्रदेश पूर्वी के मुख्य महाप्रबंधक अरुण सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश भर में कुल 18,900 साइटों पर सोलर पावर्ड 4G नेटवर्क तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश को पूर्वी और पश्चिम में दो हिस्सों में बांटकर काम को तेज किया गया है। यहाँ 4G सेवा पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और आगे चलकर इसे 5G में अपग्रेड करना भी आसान होगा। अरुण सिंह ने कहा कि बीएसएनएल का लक्ष्य है सुदूर ग्रामीण इलाकों तक तेज और सस्ती डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाना, जिससे डिजिटल इंडिया के विजन को मजबूती मिले। टोटल 180 साइट्स बीएसएनएल ने लगाई हैं और 26 साइट रिलायंस ने लगाई हैं। टोटल मिला के 206 होती हैं। जो 180 साइट बीएसएनएल ने लगाई हैं डीवीएन में प्रोजेक्ट में, उसमें 141 साइट 4G सैचुरेशन की हैं। ये 4G सैचुरेशन वो साइट है, वो गांव है जहां पर अब तक किसी भी मोबाइल ऑपरेटर का कोई भी सिग्नल नहीं था। ये नॉन कनेक्टेड या अनकनेक्टेड विलेजेस थे, जहां पर वहां के जो वासी हैं वो किसी भी तरह की मोबाइल सेवाओं को यूज नहीं कर पा रहे थे। अब वहां पे 141 जगह पे हमने लगा दिया है। जो हमें प्रोजेक्ट दिया गया था डीबीएन के तहत में, उसमें 142 जगह की लोकेशन हम लोगों को मिली थी। एक लोकेशन बची है जो हमारे अगले महीने तक कंप्लीट हो जाएगी। इस 40 साइट हैं, इसमें लगभग कितने कस्टमर्स को हम लोगों ने कवर किया होगा? ये जो फिगर है जिसमें हमारे जो कस्टमर बेस इनमें 141 साइट की आप बात कर रहे हैं, इसमें लगभग 24,000 कनेक्शन हमारे कस्टमर हमसे जुड़ चुके हैं। 24,000 के आसपास मान लीजिए। और यहाँ पर एक स्पेशल ड्राइव हम लोग चला रहे हैं। ये पूरे यूपी की? जी, मैं ये आपको पूरे यूपी की फिगर बता रहा हूँ में लगी और कितनी यूपी वेस्ट में लगी है। तो उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल में 4527 साइट्स 4G की लग गई हैं और उत्तर प्रदेश पश्चिमी में 2132 साइट्स हमारी 4G में अपग्रेड हो गई हैं, जहाँ पे 4G का इक्विपमेंट हमारा लग गया। टारगेट कितना है जिसको 4G करना है? हमारा जो फेज 1 में जो आपको जैसे संज्ञान में होगा, जो कॉर्पोरेट ऑफिस ने टेंडर किया था वो 1 लाख ई नोट का किया था, जिसको स्वदेशी रूप से बनाया जा रहा था, जिसमें सीडॉट, तेजस और टीसीएस कार्य कर रहे थे। उन 1 लाख में जो हम लोगों का हिस्सा था वो हमको मिल चुका था और उनमें यूपी वेस्ट ने भी अपना पूरा कार्य कर लिया है और यूपी ईस्ट ने भी अपने पूरा कार्य 6659 में कवर कर लिया। तो हमारा फेज 1 का जितना टारगेट और जितना इक्विपमेंट आया था नॉन डीबीएन साइट का, वो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 6659 is a total 4G sites which you have already done. I want to know the figure of number of sites in UP, total number of. में कई चीजें हम लोगों को साथ साथ में करनी पड़ती है। एक तो मीडिया कनेक्टिविटी हमको स्ट्रेंथन करने की जरूरत पड़ती है। अभी तक 2G लगा हुआ था तो उसमें इतनी ज्यादा डेटा नहीं जाता है, जैसे आप जानते हैं। जब हम 4G लगा रहे हैं तो हमें अपनी जो बैकहॉल है, जो लिंक है, उसको भी अपग्रेड करना पड़ता है। वहां पे हम लोगों ने सोलर पैनल लगाए हैं, जैसे मैंने बताया हर डीबीएन साइट पे हमने सोलर पैनल लगाए हैं। वहां पे बैटरी और पावर प्लांट को भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो टोटल इंफ्रा हम लोग वहां का अपग्रेड कर रहे हैं और जो हमारा इंडिजिनियस स्वदेशी 4G इक्विपमेंट है उन्हीं को वहां हम लगा रहे हैं। तो इनमें से 25 जगह पे ऑलरेडी ये काम हो चुका है और बाकी बचे हुए 53 जगह पे कार्य प्रगति पे है
और हमें उम्मीद है कि अक्टूबर तक हम सारी एलडब्ल्यूई साइट को कवर कर लेंगे। जैसे बॉर्डर की चौकियों पे बात हो रही है कि उनको भी कवर किया गया है, जी। वहाँ पे नेटवर्क कर दिया जाए। जी जी, तो लगभग समर्थक कौन क्षेत्र होंगे ऐसे कवर किया गया? ये भारत नेपाल बॉर्डर के एरिया में जो क्षेत्र आते हैं मेनली वो कवर होते हैं, क्योंकि हमारी बाउंड्री जो लगती है इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारा लगता है वो नेपाल को कवर करता है। और ये जैसे मैंने अभी बताया था कि बीओपी बीआईपी साइट टोटल मिलाकर बात कर लिया आपसे, एक 4G सेचुरेशन की बात कर ली, सेकंड हमने बात कर ली है बीओपी बीआईपी साइट्स की। इसी कैटेगरी में तीसरा एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं एलडब्ल्यूई साइट, लेफ्ट विंग एस्टिमिनेट साइट्स। ये जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है उनको कवर करने की बात होती है, जिसमें यहाँ ये एलडब्ल्यूई साइट्स में ऑलरेडी हमने 78 पे 2G अभी तक काम कर रहा था। ये एलडब्ल्यूई साइट्स हैं जो अभी तक हम लोग ऑपरेट कर रहे थे 2G पे, अब इसको भी अपग्रेड करना है हम लोगों को। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, आपत्ति जताई है, जिसमें एफआईआर में जाति का उल्लेख न करने की बात कही गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यह फैसला वापस लिया जाना चाहिए और हम इसके खिलाफ कोर्ट में PIL दायर करेंगे। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि सच्चाई छुपाई जाए और जातिगत भेदभाव की पोल न खोले। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां भी कहा कि जो ग्रंथ जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं उन पर भी रोक लगनी चाहिए। अब देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर सियासी गलियारों में क्या प्रतिक्रिया आती है। इनकी रोक लगाने के बाद कमजोर जातियां अपने समाज को जातीय सभाओं के माध्यम से शिक्षा के प्रति सावधान करना, कुरीतियों से दूर रहना, आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होना या सामाजिक भावना से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना तथा आडंबर ढोंग पाखंड से बचना की अपील न कर सकें, इस साजिश के तहत ये सरकार शासनादेश जारी की है। वहीं पर इस शासनादेश में एक और शब्द का प्रयोग किया गया है जिसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया गया कि सोशल मीडिया पर किसी जात को महिमा मंडित करने तथा किसी जात की निंदा करने वाली सोशल मीडिया संदेशों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। यानी इसके माध्यम से कुल मिलाकर के जो सोशल मीडिया पर आज नौजवान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, ये अभिव्यक्ति पर चोट है। जो भारतीय संविधान के अंतर्गत विचारों की अभिव्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट है, ये उस पर चोट है। वैसे भी सोशल मीडिया पर यदि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी आती है तो पुलिस पहले से ही कार्रवाई करती है। जब पहले से कार्रवाई करने की सिस्टम पहले से डेवलप है तो इस प्रकार से इस शासनादेश के माध्यम से इसको पूर्ण प्रतिबंधित या मनचाहे तरीके से किसी का सोशल मीडिया बैन करना, किसी को आरोपित करके उसकी फॉलोइंग को कम करना या थ्रेटनिंग दे करके उसको अपनी मनचाही बात लिखवाने के लिए दबाव बनाना आदि कुल मिलाकर के यह
दबाव बनाने की एक नीति है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह से खिलाफ है। बड़े माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बेंच द्वारा पारित एक आदेश जिसमें डायरेक्शन दिया गया है कि जातीय पहचान का रिमूवल फ्रॉम व्हीकल्स, कास्ट साइनेज फ्रॉम व्हीकल्स, और इसी के साथ साथ बैन्स इंक्लूजन ऑफ कास्ट डिटेल्स इन पुलिस रिकॉर्ड्स, यानी वाहनों पर जात सूचक शब्दों का प्रयोग करना और पुलिस के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उसमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर के इटावा में एक शराब की गाड़ी पकड़े जाने पर FIR में कुछ जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसको हाईकोर्ट ने चलन दिया गया और उसके परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया कि विशेष रूप से उसका फोकस था कि वाहनों पर जात सूचक शब्दों का प्रयोग न करें और साथ ही साथ पुलिस रिकॉर्ड में जात सूचक शब्दों का उपयोग न किया जाए, जिसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया। दीपावली के इस पहले मिठाइयों में मिलावट करने वाले पर बुलंदशहर प्रशासन ने कसा शिकंजा। जिलाधिकारी श्रुति ने आदेश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अनूपशहर रोड स्थित एक सोन पापड़ी गोदाम पर छापा मारा। छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। यह बिना फूड लाइसेंस के सोन पापड़ी बनाई गई और पैक की जा रही थी। सोन पापड़ी में वनस्पति तेल और रिफाइंड और रंगीन पोहे जैसे घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा था और डिब्बों पर लिखे जा रहे थे बटर, ड्राई फ्रूट्स और देसी घी जैसे भ्रामक और आकर्षक स्लोगन। दीपावली गिफ्ट पैकिंग के नाम पर तैयार किया जा रहा था नकली माल। छापेमारी में 400 ग्राम के 1900 डिब्बे और 800 ग्राम के 1200 डिब्बे बरामद किए गए। कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख का नकली माल जब्त किया गया। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और नमूने लैब भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनीत कुमार ने कहा है कि रिपोर्ट्स आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज कहाँ छापेमारी की गई है और क्या क्या बरामद किया गया है? देखिए, हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक फैक्ट्री में दिवाली त्यौहार के मद्देनज़र सोन पापड़ी का निर्माण किया जा रहा है। तो हमारी टीम के द्वारा वहाँ जाके जांच की गई। तो मौके पर जाके जब देखा गया है तो सोन पापड़ी जो बनाई जा रही थी उसमें रिफाइंड ऑयल, वनस्पति और मैदा का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब उनके डब्बों की हमने जाँच की है तो डब्बों पे एक तो जो फूड का लाइसेंस था वो किसी और दुकान का लाइसेंस था, उस फैक्ट्री का लाइसेंस नहीं है। साथ में जो उस पर देसी घी का जिक्र किया गया है, देसी घी से सोन पापड़ी बन रही है, जबकि देसी घी पूरी फैक्ट्री में मौजूद नहीं था। साथ में एक और चीज़ उसमें थोड़ी अलग थी कि जो उसमें ड्राई फ्रूट्स के नाम पर पिस्ता या बादाम का उल्लेख किया गया था, उसके स्थान पर वो लोग जो पोहा होता है, पोहे में एक सिंथेटिक रंग मिला के उसको पिस्ता का डिज़ाइन दिया है और उसका इस्तेमाल वहाँ किया जा रहा है। हमारे द्वारा वहाँ से पिस्ता और सोन पापड़ी का सैंपल कलेक्ट किया गया है और साथ में बिना लाइसेंस और जो मौके के सामान वो लोग लगा रहे हैं उनको देखते हुए तत्काल प्रभाव से उसको बंद करने को कहा गया है। लाइसेंस होने के बाद और अगर वो नियम का पालन करता है तो तभी वो काम कर सकता है।
कितनी मात्रा में सर ये तैयार माल वहाँ से बरामद हुआ? देखिए लगभग 3000 के आसपास के बॉक्सेस वो तैयार कर चुका था और साथ में जो खाली डब्बे और वो देख के लग रहा है कि ये शायद दीपावली तक लाखों बॉक्स को तैयार करने का इसका प्रोजेक्ट है। कितने लोग इसमें मौजूद थे? झूमे की नमच से पहले जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बुलंदशहर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। त्योहारों और नमच के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने आज फ्लैग मार्च निकाला। एएसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह की अगुवाई में कई संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि सभी त्योहारों और जुमे की नमच को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए। एएसपी देहात ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, बुलंदशहर पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च आज किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर, क्या उद्देश्य है ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है? आज जनपद बुलंदशहर के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। मुख्यतः इस समय नवदुर्गे का त्योहार चल रहा है, जिस दौरान विभिन्न तिथियों पर अलग अलग थाना क्षेत्रों के सभी मुख्य बाजारों और कस्बों में माता काली की शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। साथ ही आज जुम्मा है जिसमें नमाज भी होनी है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी जगह फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के द्वारा जन सामान्य को ये संदेश दिया जा रहा है कि सभी अपने अपने त्योहारों को मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाएं और पुलिस उनके लिए हर समय उपलब्ध है, सभी जगह सतर्क एवं मौजूद है। प्रतापगढ़ के कुंडा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां दीपावली से पहले बाजारों में बिकने वाले नकली देसी घी का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। नए एएसपी दीपक बुकार के चार्ज लेने के बाद पुलिस की ये पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस ने अनिक ब्रांड के नाम से बेचे जा रहे नकली देसी घी का खुलासा किया गया है। 1 कुंटल से ज़्यादा नकली घी बरामद किया गया और 3 दुकानों का छापेमारी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किराना व्यापारी ही नहीं, कंस्ट्रक्शन कारोबारी भी नकली घी का धंधा कर रहे थे। 100 ग्राम से लेकर 1 किलो तक की पैकिंग तैयार की जाती थी और उस पर नामी ब्रांड अनिक घी के नकली रैपर चिपकाकर मार्केट में बेचा जाता था। पुलिस के मुताबिक 1 किलो के 23 पैकेट, 500 ग्राम के 63 पैकेट और 200 ग्राम के 103 पैकेट और 100 ग्राम के 255 पैकेट नकली घी बरामद हुए हैं। बाबूगंज बाजार स्थित 3 दुकानों, देव स्टोर, भोला किराना स्टोर और गंगा कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडर्स के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दुकानदार मौके से फरार है, जबकि पुलिस कार्रवाई कर रही है और सीओ कुंडा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। सुनिए। ये माल जो आप ले रहे हैं, ये माल आप कहाँ से ले रहे हैं? इलाहाबाद का एक व्यापारी दिनेश नाम का है, वही दे के जाता है। इलाहाबाद में कहाँ का है? ये हमको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। उसका मोबाइल नंबर? हाँ, मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आपने उस समय, जिस समय आप वो आया था आपको माल देने, आपने कितना माल लिया था उससे? 200 ग्राम, 2 आधा किलो, 1 किलो। आपको उसने ये क्या बता के दिया था? ये घी है, हम कैंटीन का माल है। हाँ। इसको कम रेट में हम देंगे। ले लो। कितने में आपको दिया वो? 1 किलो का पैकेट कितने का दिया वो आपको? 390। और आप इसे बेच कितने का रहे हैं? 450। 450। इससे एमआरपी कितनी है? एमआरपी 690 है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुंडा के बाबूगंज बाजार में नकली घी बनाकर अनिक घी का रैपर लगाकर घी बेचने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना कुंडा तथा एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में बाबूगंज बाजार के 3 दुकानदारों से नकली घी लगभग 100 किलोग्राम बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी के आधार पर संयुक्त सुसंगत धाराओं में थाना कुंडा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लखनऊ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है।
क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर पचिचिनी चतुर्वेदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। सुबह 35वीं बटालियन के स्विमिंग पूल में डूबने से उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अश्विनी चतुर्वेदी सुबह करीब 8 बजे स्विमिंग ड्रेस में नहाने के लिए गए थे, लेकिन काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए। जब वो घर नहीं पहुंचे तब उनकी तलाश शुरू हुई तो एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई और घंटों की मशक्कत के बाद उनका शव स्विमिंग पूल से बाहर निकाला गया। और टीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 26 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे महानगर थाना क्षेत्र के 35वीं बटालियन स्विमिंग पूल में डूबने की सूचना मिली। पश्चिमी अश्विनी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया कारण डूबने माना जा रहा है और हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मामले की जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि पश्चिमी चतुर्वेदी मूल रूप से अम्बेडकर नगर के रहने वाले थे और इस वक्त लखनऊ क्राइम ब्रांच में तैनात थे। सर, यहाँ पर आप लोग आए हैं, क्या कैजुअलिटी हुई है? आज 26 सितंबर को दोपहर 12 बजे के लगभग महानगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि महानगर थाना अंतर्गत 35 बटालियन के स्विमिंग पूल में लखनऊ पुलिस में क्राइम ब्रांच में कार्यरत अश्विनी चतुर्वेदी वहाँ जो स्विमिंग पूल है वहाँ पर डूब गए हैं। तत्काल पुलिस और पीएसी के पुलिस कर्मचारियों ने मिलकर के उनको बाहर निकालने का प्रयास किया, जिसमें एसडीआरएफ की मदद ली गई और उनको बाहर निकाला गया। इनको अभी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनको मृत्यु बाधित होना बताया जा रहा है। इस संबंध में प्रथम दृष्टया ऐसा देख के लग रहा है कि वो सुबह में स्विमिंग करने यहाँ आए थे और बाद में जब चेक किया गया तो यहाँ से बाहर नहीं निकले थे। तो प्रथम दृष्टया मृत्यु डूब करके होना संभावित है, लेकिन आगे की पड़ताल के लिए इसमें पीएम कराया जाएगा। परिवार अभी रास्ते में है, उनके आने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ प्राइमा फेसाई आप लोगों को बॉडी में कोई मार्क्स दिखे, कोई एंटीमॉर्टम इंजरी आ रहा है? बॉडी पर किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं है और जैसा लोगों ने जो उनके साथ में रात में थे उनके द्वारा बताया गया कि सुबह 6:30 बजे यहाँ पर स्विमिंग के लिए आए थे और यहाँ स्विमिंग पूल पर मौजूद जो कर्मचारी हैं उनकी रजिस्ट्री एंट्री में भी 7 से 8 स्लॉट के बीच में उनके द्वारा स्विमिंग किया जाना प्रतीत हो रहा है। कहाँ के रहने वाले तो कहाँ पे? मूल रूप से अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं और अभी वर्तमान में कमिश्नरेट लखनऊ में क्राइम ब्रांच में कार्यरत थे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हम बीते भारत।